हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजे अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का चैप्टर है ये धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर जी का। ये जो है 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं कहानी का। इससे पहले जितनी भी कहानियाँ थी वो मैंने करा दिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं विष्णु प्रभाकर जी के बारे में, क्योंकि वैसे ज़्यादा पूछता तो नहीं है लेकिन हल्की सी उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उनकी जन्म मृत्यु और कुछ विधाओं के बारे में। श्री विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। आधुनिक काल की पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों में विष्णु प्रभाकर जी का प्रमुख स्थान है। अपने साहित्य में भारतीय अस्मिता को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को मीरापुर जिले मुजफ्फरनगर में हुआ था। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने कथा साहित्य, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, संस्मरण आदि विधाओं में साहित्य जगत को सुंदर रचनाएं दी हैं। इनकी कृतियां में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास का भाव रहता है। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद था, जो धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति, और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी। अब थोड़ा सा हम इसमें इनकी पढ़ाई के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ पारिवारिक कारणों से इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपने ननिहाल, हिसार, पंजाब, हरियाणा जाना पड़ा। वहीं उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए तथा हिंदी प्रभाकर, प्रज्ञ, विशारद, भूषण आदि की हिंदी संस्कृत परीक्षाएं उत्तीर्ण की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विष्णु प्रभाकर हिसार में ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे, जहां उन्हें 18 रुपये प्रति माह मिलता था। विष्णु प्रभाकर की मृत्यु दिल्ली में 11 अप्रैल 2009 को हो गई थी। उन्होंने अपनी वसीयत में संपूर्ण अंगदान की इच्छा व्यक्त की थी, इसीलिए उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे धरती अब भी घूम रही है कि कहानी की तात्विक समीक्षा। मैंने आपको पहले बताया है कि कहानी की तात्विक समीक्षा ही आता है अगर आएगा क्वेश्चन कहानी से। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित कहानी धरती अब भी घूम रही है बहुचर्चित सामाजिक कहानी है। यह हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ये इस कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि समाज में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं जो समाज को खोखला कर रही हैं। इस कहानी में रिश्वत के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि जो बेईमान रिश्वत लेने देने में लिप्त रहते हैं वो समाज में सफ़ेद पोश बने रहते हैं, और जो मेहनत करके अपने आदर्शों पर चलते हैं उन पर इल्ज़ाम लगते, सज़ा मिलते देर नहीं लगती। यही भाव इस कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने व्यंजित किया है। यह भावना प्रधान मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें बाल सुलभ मनोवैज्ञानिक दिखाया गया है। विभिन्न घटनाओं और दुखद प्रसंगों द्वारा कहानी का विस्तार हुआ है। चलिए हम कथानक डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें शीर्षक थोड़ा पढ़ लेते हैं। शीर्षक वही सार्थक और प्रभावी होता है जो भावाभिव्यंजक, मौलिक, जिज्ञासावर्धक तथा कथा संगठन से मेल खाता हुआ होता है। कथानक है इसमें कि विष्णु प्रभाकर ने सामाजिक परिवेश में परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है और सामाजिक बुराई, रिश्वत लेने देने में संलिप्त व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कहानी में हमें सामाजिक व्यक्तियों की परिवर्तित मुखौटा का यथार्थ चित्रण मिलता है। साथ ही व्यक्ति के दोहरे चरित्र का भी पता चलता है। मातृविहीन बच्चों की मनोदशा का भी चित्रण हुआ है कि कैसे वो समय से पहले बड़े हो जाते हैं और परिस्थितियों वश पिता से दूर हो जाने पर उनको क्या क्या सहन करना पड़ता है। इसका भी कहानीकार ने जीवंत वर्णन किया है। बाल मस्तिष्क में अनसुलझे प्रश्नों को भी कथाकार ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के कथानक के अनुसार नीना, जिसकी आयु 10 वर्ष से कम थी, उसका 8 वर्षीय भाई कमल अपने पिता को 20 रुपए की रिश्वत लेने के जुल्म में जेल जाने पर अपनी मौसी मौसा के पास रहते हैं। वे दोनों बच्चों को शब्दों द्वारा प्रताड़ित करते हैं। जो उनके मौसी मौसा होते हैं वो दोनों ही उन दोनों को बहुत परेशान करते हैं शब्दों के द्वारा। उनसे अमानवीय व्यवहार, भेदभाव तथा उनका मानसिक शोषण करते हैं, जिसमें वे दोनों बहुत दुखी रहते हैं। नीना उम्र से कम होने पर, मातृविहीन होने पर, यानी कि उनकी माता नहीं थी, सिर्फ पिता ही थे, बुद्धि से बड़ी हो जाती है। किंतु कमल बालक है जो मौसा द्वारा पीटने पर भी, भेदभाव करने पर व्याकुल होकर सुबकता है, अपने पिताजी को याद करता है। नीना उसे पुचकारती है और दुलार करती है, उसे अपने से चिपटा लेती है। कमल मौसा के दुर्व्यवहार की शिकायत करता है और दोनों की आवाज़ सुनकर मौसी जाग जाती हैं।
आकर डांटती हैं, कोसती हैं, ताने देती हैं। वह सोचती हैं कि यह दोनों भागने की तैयारी कर रहे हैं। उसका पति कहता है, अलमारी की चाबी तो है या नहीं? यह कुछ लेकर तो नहीं जा रहे थे ना? दोनों रिश्वत पर चर्चा करते हैं। मौसा अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे बहनोई साहब को रिश्वत लेने की सूझी, वो भी 20 रुपए की। वो भी लेनी नहीं आए। मैं 7 रिश्वत के 500 लाया हूँ, कोई साबित नहीं कर सकता। साथ ही वो कहता है कि मैंने कहा 300-400 का प्रबंध करो, मैं देकर तुम्हें छुड़ा दूंगा। तो वह उस पर भी सत्यवादी बनके रिश्वत देने से इनकार कर गया। अरे रिश्वत लेते हैं तो देते भी हैं। मौसी ने उसे टोक कर चुप करा दिया। उन दोनों के बोलने के बाद उनके सो जाने पर भी दोनों बालक जाग रहे थे। उनके मस्तिष्क में बहुत से चित्र उपस्थित हो रहे थे। व्यक्ति के दोहरे चरित्र के। एक मौसी का जो रोते रोते उन्हें घर लाई, खूब प्रेम दिखाया, फिर धीरे धीरे प्यार घटता गया, दया बढ़ गई। उसी दया के वशीभूत वह पशुवत व्यवहार कर रही थी। दूसरा मौसा का जो रिश्वत लेने में माहिर थे, देते भी थे और लेते भी थे। एक चित्र उसके पिता का जो के प्रति स्नेही था। उन्हें जेल में बंद हुए 2 माह बीते थे और 7 महीने भी बाकी थे। पिता उनकी देखभाल प्रेम में कोई कसर नहीं रखते थे। उनके लिए किताबें, फल लाते थे। यहाँ तक कि उनकी माँ के मरने पर उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। नीना ने यह सब पड़ोसी से सुना था कि उसके पिता की तारीफ करते थे। उसने अपने पिता को कहते सुना था कि रिश्वत लेना पाप है, लेकिन फिर उन्होंने रिश्वत क्यों ली? आखिर क्यों? ऐसे ही अनगिनत विचार नीना के मस्तिष्क में उमड़ रहे थे। कोई कहता बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए रिश्वत लेनी पड़ी और शिक्षा महंगी है। नीना सोचती है यह महंगी क्या है? मौसा से उसने जज ने 3000 लेकर छोड़ दिया था। मौसा से उसने सुना था कि जो जज था उसने 3000 लेकर डाकू को छोड़ दिया था, तथा एक आदमी जिसने औरत को मार डाला था 5000 लेकर छोड़ दिया। उसने यह भी सुना कि प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए में अव्वल अंक दिए क्योंकि वह खूबसूरत थी। नीना यह सब सुनकर एक निश्चय के साथ अगले दिन प्रातः भाई कमल को लेकर जज के यहाँ पहुँच गई। वहाँ पार्टी चल रही थी। उनकी पुत्री मनमोहनी का सांस्कृतिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर चयन हुआ था। बधाइयों का तांता लगा था। चाय के दौर चल रहे थे। तभी बेरे ने आकर बताया कि 2 बच्चे मिलने आए हैं। पहले तो जज साहब नाराज हुए, फिर कुछ सोचकर बोले ले आ। 2 क्षण बाद सहमे सब सक पकाए नीना कमल, जिनके गालों पर आंसुओं के दाग भी थे, प्रवेश किया। उनकी दृष्टि में भय था। पहले तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकला, किंतु फिर मनमोहनी के प्यार भरे शब्दों से नीना को बल मिला। वह दृढ़ स्वर में बोली, आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दें। कमल ने कहा, हमारे पास 50 रुपए है और आपने 3000 लेकर डाकू को छोड़ा है। नीना ने कहा, हमारे पिता डाकू नहीं हैं। महंगाई के कारण उन्होंने 20 रुपए की रिश्वत ली। कमल के कहने पर कि रुपए थोड़े हैं तो जीजी आपके पास 1-2 दिन रह सकती है। मेरी जीजी खूबसूरत हैं और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं। दोनों के इस प्रकार सपाट बोलने से कथाकार भाग खड़ा हुआ। उसे लगने लगा कि धरती सूर्य की चुंबक शक्ति से अलग हो गई है। लेकिन ऐसा होता है तो क्या हम दोबारा लिखने को शेष रहते हैं? उसे लगा धरती अब भी उसी तरह घूम रही है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक रिश्वत जो लेता है सबके सामने और देता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। लेकिन अगर गलती से किसी के साथ हो जाता है या गलती से अगर वो रिश्वत ले भी ले तो उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। यानी कि जो सच में ये गैर कानूनी काम करता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो गैर कानूनी कामों के बारे में नहीं जानता और उससे गलती हो जाती है तो उसे सज़ा भी जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे बच्चों के दिमाग पे जो असर पड़ा था और उसके मौसा ने जो भी उस जज के बारे में कहा था, तो जब उन्होंने ये सुना तो बच्चों के दिमाग में बहुत असर पड़ा और उन्होंने अपने पिताजी को छुड़ाने के पास अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो जज के पास चले गए ताकि अगर हम ये बात कह दें तो वो जज शायद हमारे पिताजी को छोड़ दे। कथानक की विशेषता क्या थी? प्रस्तुत कहानी का कथानक संक्षिप्त, सरस, मनोवैज्ञानिक और कौतूहलवर्धक था। प्रारंभ से अंत तक कहानी में क्रियाशीलता, गतिशीलता और जिज्ञासा बनी रही है। पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो प्रस्तुत कहानी में मुख्य पात्र है नीना और उसका भाई कमल। नीना की मौसी, मौसा, पिता रंजन, प्रदीप न्यायमूर्ति जज, उनकी पुत्री मनमोहिनी, सचिव डायरेक्टर बेरा आदि इस कहानी के गौड़ पात्र हैं।
कहानी मुख्य पात्र नीना और कमल के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हीं का चरित्रांकन मुख्य रूप से हुआ है। नीना 10 वर्षीय बच्ची है जिसे समय ने उसे उम्र से पहले प्रौढ़ बना दिया है। उसकी माता का देहांत काफ़ी समय पहले हो गया था। वो अपने छोटे भाई का ध्यान एक माता की तरह रखती थी। उसके प्रति उसका हृदय ममत्व से भरा हुआ था और वह एक शिशु माँ थी। पिता के जेल जाने पर मौसी के दुर्व्यवहार से पीड़ित होते हुए भी अपने भाई को कलेजे से लगाकर रखती थी। वो पिता को जेल से छुड़ाने के लिए निर्भीकता से जज के समक्ष उपस्थित होकर जो कुछ सुनकर उसको समझ आया था वह कह दिया। वह अपने पिता को अपने भाई के लिए शीघ्र ही जेल से बाहर लाना चाहती थी। कमल 8 वर्षीय छोटा बच्चा है जो पिता के जेल जाने के बाद बिलखता सिसकता रहता है। उन्हें याद करता है, अपनी बहन से कहता है कि नींद नहीं आती, जिज्जी पिताजी कब आएंगे, जिज्जी पिताजी के पास चलो। नीना की जो मौसी है वो दिखावे और स्वार्थ तथा धन लोलुपता पूर्ण महिलाओं के वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। समाज में अच्छा दिखाने के कारण वो अपनी चचेरी बहन के बच्चों को उनके पिता के जेल जाने पर साथ तो ले आती है, किंतु समय के साथ उसका वास्तविक रूप सामने भी आ जाता है। नीना का मौका परस्त रिश्वतखोर पात्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वयं रिश्वत के रुपए लाता है और दूसरों को उलाहने देता है। रिश्वत का काला धन कमाकर सफ़ेद पोश बनने का नाटक करता है और छोटे बच्चों के प्रति उसके मन में द्वेष रखता है। वह अपने पुत्र प्रदीप और रंजन के प्रति सहृदय तथा कमल के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करता है, भेदभाव करता है। नीना का पिता अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी आंखों में प्यार, वाणी में मिठास थी। अपने दोनों बच्चों से असीम स्नेह करता था, उनका ध्यान रखता था, उनके लिए दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वह रिश्वत लेने को पाप समझता था, फिर भी इस कुचक्र में वो फंस गया। जज, मनमोहिनी सचिव, डायरेक्टर सुविधाभोगी और स्वार्थी वर्ग के चरित्र हैं। कथाकार ने पात्रों के ब्रह्म बाह्य एवं आंतरिक दोनों चरित्र रूपों का चित्रण किया है। विष्णु प्रभाकर जी की चरित्रांकन कला उत्कृष्ट है। उन्होंने चरित्र चित्रण के लिए कथात्मक शैली का प्रयोग किया है। विश्लेषणात्मक शैली का भी इसमें योगदान है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कहानी आपको समझ आ गई होगी, तो नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।